दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल विल। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर पर उत्तर प्रदेश को लेकर अभी भी माहौल गरमाया हुआ है, जबकि जो उपचुनावों की जो परीक्षा थी, लोकसभा चुनाव के बाद जो निराशाजनक परिणाम आए थे, उसके बाद में उपचुनावों में सफलता प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समझा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसका सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री के कंधों पर डाल दिया गया था। तो ये मुख्यमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तरह से अब कहा जाए, लेकिन उस परीक्षा में बहुत ही खड़े होकर निकले हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत ही सुयोग्य साबित किया, बहुत ही क्षमतावान राजनीतिक साबित किया है। 10 में से 8 सीटें उन्होंने जीत कर दिखा दी हैं, और उसमें कई सीटें तो ऐसी थी जैसे मिल्कीपुर ही, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये माना जाता था कि एक तरह से एक रेगिस्तान जैसा माना जाता था भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं के लिए। लेकिन वो चुनौतीपूर्ण सीटें भी उन्होंने जीत ली। कटहरी की सीट भी इसके पहले जो चुनाव हुआ था, मिल्कीपुर का तो अकेला चुनाव हुआ, टलवा दिया था मिल्कीपुर का, लेकिन बाकी जो 9 जगह चुनाव हुआ था, एक उनमें कटहरी भी थी। कटहरी में भी ये था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लालजी वर्मा कद्दावर नेता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर रखा था, लेकिन कटहरी की सीट भी उन्होंने फतेह कर ली। इस तरह की कुछ और सीटें, मुरादाबाद की एक सीट थी जहाँ पर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में थे, वो सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है। तो उससे जो है योगी का गिराफ अचानक बहुत ऊंचा हो गया है। और दूसरे ये है कि हिंदुत्व के धारदार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस बीच में उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से काम किया है। और महाकुंभ जिसमें जो कुछ अनहोनी घटनाएं हुई थी, उसको लेकर ये था कि महाकुंभ कहीं दागदार ना हो जाए, लेकिन योगी ने अपनी आक्रामक वाचालता से वो जो है उसको उस चुनौती से भी पार पा लिया। और महाकुंभ का एक ऐसा जो है वो एक लहर उसके लिए पैदा की, उसके लिए एक ऐसा जो है आकर्षण पैदा किया कि लोग जाति धर्म के सारे बंधन तोड़ के और महाकुंभ के लिए आतुर हो उठे। तो वो जो एक विराट हिंदू एकता बनाना चाहते थे, और जिसमें बड़ा खलल पैदा हो गया था समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे की वजह से, उसको तात्कालिक तौर पर उन्होंने उस खलल का भी पूरी तरह से निवारण कर दिया है। और धार्मिकता की उसमें डोर में पूरा हिंदू समाज को महाकुंभ ने जिस ढंग से एक उन्माद जैसा पैदा किया, उसने पूरी धार्मिकता की डोर में हिंदू समाज को एक साथ बांध दिया है। ये भी एक योगी की एक बड़ी सफलता रही। लेकिन ये सब तात्कालिक है, इनका जो केवल तात्कालिकता में इसको नहीं देखा जा सकता। अगर दूरगामी तौर पर इसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारे खतरे भी नज़र आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनका अंदाजा करके थोड़ा सा विचलित है। और ये माना जा रहा है कि संघ भी, जिसने उनको चुनाव उनका कराया था योगी का मुख्यमंत्री के रूप में, संघ को भी अब जो है थोड़ा योगी को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा है। इस बीच में ये सब जब एक तरह से अश्वमेधी सफलता उनकी योगी की कही जाएगी, जिनको हमने गिनाया, तो इन सफलताओं में इतराए योगी हाल ही में नई दिल्ली में पहुंचे। लेकिन नई दिल्ली में उनकी पहले मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई, और उसके बाद में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। 1 घंटे तक मुलाकात चली। और इस बीच में उन्होंने एक न्यूज़ चैनल के एनक्लेव में पहुंचे। तो इस एनक्लेव में उनसे जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब में एक तो उन्होंने ये कहा कि उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप मोदी जी की विरासत संभालने के वालों में जो समझे जा रहे संभावित लोग, उनमें सबसे
ऊपर आपका नाम है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी का वारिस नहीं हूँ, किसी की विरासत संभालने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं तो, लोग समझते हैं कि योगी माने उसको जंगल में चले जाना चाहिए, समाज छोड़ के, संसार छोड़ के, और वहाँ पे त्याग तपस्या करना चाहिए, योगी के लिए अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, योगी को धर्म की रक्षा करने का दायित्व योगी को निभाना होता है। तो मैं उत्तर प्रदेश में वही भूमिका निभा रहा हूँ। मुझे सेवा का अवसर मिला है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं बजाय बारिश बनने के नरेंद्र मोदी के, बजाय दिल्ली जाने के, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में काम करते करते और फिर मैं गोरखपुर में मुझे फिर से जाने का मौका मिल जाए और मैं वहाँ फिर अपने मठ को संभालूँ, धर्म की रक्षा के लिए। ये उन्होंने कहा। तो ये उनकी जो ये बात है, ये बड़ी अप्रत्याशित समझी जा रही थी, जो इस तरह की उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की। और ये माना जा रहा था कि ये उनकी ये सहज अभिव्यक्ति नहीं थी उनकी मंशा की, ये किसी प्रतिक्रिया का परिणाम था। और ये इसको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और जो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो अब अटकलें ये चल पड़ी हैं कि आखिर इन मुलाकातों में ऐसा क्या हुआ कि योगी जी जो है गोरखपुर जाने की बात कहने लगे। अब इनको लेके अटकलों का बाजार गर्म बना हुआ है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि योगी जी ये कहने के लिए गए थे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमको दरकिनार करके आपने जो है अपने दम पे, शीर्ष नेतृत्व ने अपनी दम पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का मंसूबा बांधा था, तो उसके जो परिणाम सामने आए मुझे दरकिनार किए जाने के, वो बहुत बुरे थे। उत्तर प्रदेश में पार्टी दूसरे नंबर पर चली गई और उत्तर प्रदेश की वजह से ही जो उत्तर प्रदेश में पार्टी की अवनति हुई, उसके कारण ही उसको लोकसभा में अपनी दम पे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। और इसी वजह से उस समय फिर भी उनके सिर पर उसका जो उत्तर प्रदेश की हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि अभी भी मैं उत्तर प्रदेश में बहुत सक्षम हूँ और अभी भी पार्टी हम पर भरोसा करके देखे, तो उसके बाद में फिर जो है एक ऐसा वातावरण बन गया कि केंद्रीय नेतृत्व को ये कहना पड़ा कि योगी जी अब उम्मीदवारों के चयन से लेके और चुनावी रणनीति बनाने तक का सब कुछ आपके अधिकार में रहेगा पूर्णतः। शीर्ष नेतृत्व कोई दखल नहीं देगा। बस अब आप जो है उसको इस हार का बदला लेकर आप दिखाएं, उनको जो है उनको मजा चखा कर दिखाएं। जो विपक्ष जो है इतरा रहा है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी हासिल करके, तो उस मामले में योगी जी ने जो है वो जब उनके भरोसा किया तो उस भरोसे को पूरा करके दिखाया। 10 में से 8 सीटें जीत ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली सीटों की संख्या तो बहुत कम थी। तो अब उनका जो है ये बन गया है अधिकार, उनका इस मामले में अधिकार मजबूत हो गया कि अब उनको केंद्रीय नेतृत्व उनसे, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, उन पर से उस टैग से उनको मुक्त करे, जो ट्रेनी मुख्यमंत्री का टैग उन पर लगा रखा उससे मुक्त करे और उत्तर प्रदेश को अपने तरीके से चलाने दे। और उस अपने तरीके से चलाने में उन्होंने कहा था कि एक तो हम अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को संट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार चलाने में सहयोग देने की बजाय और वो जो है एक अलग शक्ति केंद्र के रूप में अपने आप को जताने की कोशिश करते रहे। तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से इसकी इजाज़त मांगी कि, और दूसरी बात ये कि जो संभावित इसके बाद मंत्रिमंडल के में विस्तार होना है, उसमें कौन से चेहरे रखें, वो कौन से चेहरे हटाएं, उनको क्या विभाग सौंपें, इस बारे में भी शीर्ष नेतृत्व कोई दखल न दे तो बेहतर है। ये भी उन पर जब उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया, पूरी अपनी दिखा दिया कि वो कितने क्षमतावान है, तो फिर अब जो है उनको इस मामले में निर्देशित करने की क्या ज़रूरत है केंद्रीय नेतृत्व। इसलिए ये काम भी उनके ही पूरी तरीके से उन्हीं के हवाले करें, उन्हीं पर छोड़ें। और साथ ही ये भी है कि जो अधिकारियों की नियुक्ति की मामला है, हालांकि अधिकारियों की नियुक्तियों में तो ये हुआ है कि उन्होंने अपना जो है वो मुख्य सचिव इस बार अपना बनवा लिया है मनोज कुमार सिंह, लेकिन मनोज कुमार सिंह
जल्दी रिटायर होने वाले हैं और अनुमान ये है कि मनोज कुमार सिंह को वो सेवा विस्तार दिलाने की कोशिश करेंगे। और सेवा विस्तार अगर वो ना भी की कोशिश ना भी करें, मान लीजिए उनको भी अपनी समस्ती की तरफ अपने सलाहकार के रूप में समायोजित कर अपनी टीम में, तो फिर वो चाहेंगे कि मुख्य सचिव भी उन्हें अपनी तरीके से ढूंढने की आज़ादी हो। उसमें केंद्र नहीं कि केंद्र उनके ऊपर मुख्य सचिव नहीं थोपे, जैसे दुर्गा शंकर मिश्रा के जमाने तक वो कमिटी करता आया। और अभी जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, ये जो है ये केंद्र के साथ साथ उनकी अपनी भी पसंद है, लेकिन प्रशांत कुमार का भी इसी वर्ष रिटायरमेंट होना है। और प्रशांत कुमार को भी अभी उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों में केवल कार्यवाहक डीजीपी बना रखा है, तो अब उन्होंने डीजीपी बनाने की प्रक्रिया में कुछ अपने तरीके से संशोधन कर लिया है। अब उसकी कितनी वैधता है ये तो तब है कि जब सुपरसीड करके किसी प्रशांत कुमार के हटने के बाद में अपने किसी बहुत ही चहेते अधिकारी को, जिसको अनुमान किया जा रहा है कि उसको वो डीजीपी बनाएंगे, और उसमें बहुत सारे लोग सुपरसीड जो होंगे, तो वो अगर उनमें से कोई केंद्र में चला जाएगा, उनमें से कोई कोर्ट में चला जाएगा, तो कोर्ट पर जो उन्होंने बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो उन्होंने ये संशोधन करके ये बनाया है कि नहीं, अब संघ लोक सेवा आयोग को डीजीपी का नाम पे उसका से अनुमोदन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और मुख्यमंत्री कोई ये अनिवार्यता नहीं है कि जो 3 वरिष्ठता क्रम में जो 3 सबसे ऊपर हैं उन्हीं में से कोई डीजीपी बनाए। ये सारी कोई जो है सारी पाबंदियाँ, सारी शर्तें, ये जो है इनका कोई बंधन मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं होगा। राज्य सरकार जिसे चाहे वो डीजीपी बना दे। तो अब वो चाह रही है इस मामले में भी वो केंद्र के चंगुल से छुटकारा चाहते हैं। अब ये योगी की जो है ये जो देखी तो लगता ही है कि योगी की इस बात में हाँ करने की बजाय, यस करने की बजाय, इन बातों में गोलमोल जवाब देकर उनको जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनको ये प्रस्ताव दिया गया है कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश की सेवा की और उसको जो है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें आपने जमा दी हैं, लेकिन अब आपकी ज़रूरत केंद्र में है। और उनको रक्षा मंत्री का पद की उनको बहुत ही आहिस्ते से उनके लिए पेशकश की गई, जिससे योगी समझ गए कि उनके हाथ से उत्तर प्रदेश छीनने की कोशिश की जा रही है। तो माना ये जा रहा है कि इसी से बौखलाकर उन्होंने जो है वहाँ पे जाके गोरखपुर, अब लखनऊ से सीधे गोरखपुर जाने की बात की, जिसमें एक धमकी का पुट है, एक अल्टीमेटम का इसमें पुट देखा जा रहा है योगी जी की तरफ से। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि होली पर वो हमेशा गोरखपुर जाते ही हैं, जब से मुख्यमंत्री बने तब से होली पर तो और कुछ पर्वों पे वो गोरखपुर में ही चले जाते हैं। तो अब वो जैसा कि होता कि गोरखपुर वो चले जाएं और फिर गोरखपुर में तत्काल ही लौटते हैं, या फिर जो है वो को भवन में जाके वहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। जैसे जब उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको अरविंद शर्मा को स्वीकार करने के लिए बात करने की कोशिश हुई थी, तो उन्होंने अरविंद शर्मा का जब इधर विधान परिषद के लिए नामांकन हो रहा था, उधर सारे नेता उसमें प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे थे, लेकिन योगी जी सीधे वहाँ प्रस्थान कर गए थे गोरखपुर में। और फिर आखिर में अंत में शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व को मानना पड़ा था, जिसकी वजह से योगी ने उनको उप मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनको तो अरविंद शर्मा को मंत्री तक नहीं बनाया। और फिर जब अरविंद शर्मा का पानी पूरी तरह से उतर गया, तब जब चुनाव हो गए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव होने के बाद उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक मंत्री के रूप में उनकी शपथ करा दी। तो ये उनका योगी जी का स्टाइल है कि वो चले जाते हैं। और अब योगी जी जो कर रहे हैं, योगी जी ने इस मामले में कोशिश ये की है कि जो हिंदुत्व के मामले में जो अतिवादिता है उसमें एक इतनी बड़ी वो लाइन खींचने की कोशिश की है कि उनके सामने संघ तक मौना हो जाए, और बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मोदी तक उनके सामने मौने हो जाए। और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। और क्योंकि ये देखा गया कि इधर मोदी जी ने कतर के अमीर की जो है कि स्वागत में पूरी कॉर्नेस बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इतने झुककर वो चले गए, क्योंकि उनको रिझाना था कतर के अमीर को, वो बड़ा निवेश दे सकते हैं। लेकिन इस पर सब पर मटिया में फेरने का काम किया योगी जी ने, कि योगी जी ने ये कर दिया कि उसी समय के कतर के के अमीर थे वो मुंह फेर नहीं पाए, पीठ फेर नहीं पाए थे, कि योगी जी ने कह दिया कि हम तो अगर जो होली और जुमा एक दिन पड़ रहा है और उसमें अगर कोई हमको ये दिखाई देता है कि कोई उत्तर प्रदेश में उससे कई जगह अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है, तो फिर सरकार जुमा को ही स्थगित करने के विकल्प पर विचार करेगी। अब ये जुमा पर स्थगित करने के विचार से तो फिर ये था कि इसका योगी ने ये इस बात की परवाह नहीं की कि इससे कतर के अमीर को जो रिझाने में जो इतनी कवायद की गई, वो सारी कवायद पर पानी फिर जाएगा और उससे कतर के अमीर खिन्न होकर और अपने कदम वापस खींच सकते हैं। उनसे जो निवेश की उम्मीद है वो जो है वो निवेश की में फिर वो अपनी उतनी सहमति न दें। अब ये रहता है कि जब तक कोई सरकार में नहीं आता कोई कट्टरवादी नेता, तो तब तक तो वो जो है बहुत इस तरह से जड़ता दिखाता है, इस तरह से अतिवादिता दिखाता है। लेकिन जब शासन में होता है तो फिर वो व्यावहारिक चतुराई से काम लेता है, फिर कई तरह के समझौते करने की हकीकत को वो जान जाता है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने ये किया कि एक तरह से तो ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड में मोदी जी ने जो देश के अंदर जो नीतियाँ लागू कर रहे थे, उसकी वजह से इस्लामिक वर्ल्ड कहीं पूरी तरीके से उनके खिलाफ न चला जाए, तो इस्लामिक वर्ल्ड को उन्होंने साधने का वहाँ कोई उन्होंने वो कट्टरता नहीं दिखाई हिंदुत्व वाली, वहाँ पे वो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। और आज स्थिति ये है कि कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जो है जिनके राष्ट्राध्यक्षों से मोदी जी के बड़े निजी संबंध बहुत बड़े गहरे हैं। और यहाँ तक कि अबू धाबी में तो उन्होंने एक बड़ा मंदिर भी बनवा लिया है वहाँ के साकी सहमति से। और कई इस्लामिक देशों ने उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो इस तरह की कूटनीति से काम करना पड़ता है। लेकिन ये उनके अंदर इस तरह की लोच की बहुत कमी दिखाई देती योगी के अंदर। वो हमेशा वही अड़ियल रुख अपनाए रहते हैं, वो व्यावहारिक चतुराई को नहीं समझना चाहते। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संघ प्रमुख ने जिसने मुख्यमंत्री चुनवाया था, तो संघ प्रमुख ने मोहन भागवत ने कहा था, जब रोज रोज फिर मंदिर मस्जिद के विवाद उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जाने का क्रम बंद होना चाहिए। तो कई जो उस टाइप के संत हैं जो केवल एकांगी तरीके से सोचते हैं, उन संतों ने भी हालांकि लानत मलामत कर डाली थी। लेकिन वो मोहन भागवत ये सोच रहे थे कि अब शासन की तमाम बारीकियों को वो जान गए योगी जी, तो वो जो है वो इस बात पे उनका जो है उनको इससे सद्बुद्धि मिलेगी हमारे इस कथन से। और लेकिन उन्होंने संभल के मामले में जो किया है, वो लगता है कि अब वो ये मान चुके हैं कि हमारी कट्टर हिंदुत्व की, हमारी धारदार हिंदुत्व की जो लाइन है इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब उन्हें कि अब जो है संघ प्रमुख भी उनके उसमें कोई उस मामले में जो उनकी जो लोकप्रियता है उस पर कोई आँच पैदा नहीं कर सकते। संघ प्रमुख भी उस मामले में बेअसर है। तो संघ बड़ा असहाय महसूस कर रहा है। और शायद ये हो कि संघ ये सोच रहा है कि हमने तो योगी को वरदान देके एक भस्मासुर पैदा कर लिया है। तो अब स्थितियाँ बड़ी जटिल बन गई हैं। अब जो योगी जी ने जो ये कहा कि मैं तो लखनऊ के बाद गोरखपुर जाना चाहता हूँ, इस पर जो है फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वरना केंद्रीय नेतृत्व अगर लीपा पोती के लिए भी कोई बयान देता तो अंदाजा कुछ लगाया जा सकता था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो फिलहाल खामोश है। इसलिए अब ये देखा जा रहा है कि अगर वो जो होली पर जो गोरखपुर जाते हैं तो वो कितने दिन तक गोरखपुर में ही टिके रहते हैं। और उनके गोरखपुर और उनके इस दाव से केंद्रीय नेतृत्व कितना दबाव में आता है, केंद्रीय नेतृत्व कितना भयभीत होता है। और जो
जो कोई उसमें परिलक्षित होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में उनकी कितनी चली, और प्रशासनिक नियुक्तियों में अब जो प्रशासनिक सेटअप अपने तरीके से बनाने में इसमें उनकी कितनी चल पाती है। अब सब सारे प्रेक्षकों की निगाह इसी पर टिकी हुई है कि क्या होता है, या केंद्रीय नेतृत्व जो उस केंद्रीय नेतृत्व को भी बहुत ही कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं मोदी और शाह। तो अब फिर ये देखना ही है कि उनके तर्कस में कौन से ऐसे तीर हैं जो ये योगी जी की इस विराट लोकप्रियता का, तात्कालिक रूप से जो विराट हुई लोकप्रियता का, हालांकि इसमें तो आगे चल के तो बहुत जोखिम भरा रास्ता है। और ये सारे जो पांसे योगी जी ने अभी फेंके हैं, जो जिसमें सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, इसके बड़े गंभीर परिणाम भी आगे चल के आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो एक तरह से माना जाए कि योगी जी ने तमाम सारे अपने को इतना अवैध बना लिया है कि केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निगाह डालने की हिम्मत नहीं रह गई। लेकिन फिर भी जब केंद्रीय नेतृत्व इतना कुशल खिलाड़ी है तो वो कोई ना कोई तो दाव चले गई। तो दाव के बीच में उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, अब ये देखने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले अब अपने जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जिन्हें हमारा ये चैनल बहुत हमेशा चैनल पे जो भी वीडियो हम डालते हैं उन्हें हमेशा बहुत पसंद आता है, तो उनसे हमारी फिर एक बार गुजारिश है कि वो जैसा करते हैं उसी तरीके से वो हमारे चैनल को इस वीडियो को भी लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और जिन दर्शकों जिन्होंने पहली बार देखा है और जो इसके बाद में फिर उन्हें ये हुआ कि नहीं वो हमारे चैनल का हर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनसे हमारा निवेदन है कि वो हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने घर के लोगों को, अपने अन्य परिचितों को और अपने रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। और पुराने दर्शकों की तरह वो भी हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।